Good morning, students. I'm Nidhi Sharma, Faculty of Social Work, Department of Sociology, Social Work, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अमेरिका में समाज कार्य का विकास किस प्रकार से हुआ है। अगर हम अमेरिका में समाज कार्य के विकास पर चर्चा करें तो अमेरिका का समाज कार्य इंग्लैंड से ही प्रेरित है और यह लंबे समय तक चलने वाली एक प्रक्रिया का परिणाम रहा है, जिसमें पहले दान प्रणाली से लेकर के आधुनिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तक का सफर शामिल है। अमेरिका में प्रारंभिक दौर में जो समाज कार्य का विकास है वह इंग्लैंड की परंपराओं के प्रभाव में ही हुआ है। वहाँ की सामाजिक नीतियाँ और व्यवहार ने अमेरिका के समाज कार्य ढांचे को काफ़ी अधिक प्रभावित भी किया। शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो निर्धनता को समस्याओं को देखने का जो दृष्टिकोण था वह बहुत ज़्यादा सीमित था। उस समय यह माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो गरीब व्यक्ति की अपनी कमज़ोरी या दोष का परिणाम रहा है, जैसे कि आलस या नैतिक व्यवहार को इसका कारण मान लिया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ यह सोच बदलने लगी। लोगों ने यह समझना शुरू किया कि निर्धनता केवल व्यक्तिगत कारणों से नहीं होती, बल्कि इसके पीछे सामाजिक और विभिन्न प्रकार के आर्थिक परिस्थितियां भी जिम्मेदार हो सकती है। इसी समझ ने समाज कार्य के क्षेत्र को और अधिक विकसित किया और उसमें धीरे धीरे बदलाव आने लगे और यह और अधिक वैज्ञानिक और संगठित रूप लेने लगा। उस समय यहाँ दो मुख्य रूप से बदलाव देखने को मिलता है। पहला है सोशल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू और दूसरा है वेबरिज रिपोर्ट के थ्रू। सोसाइटी सोशल सिक्योरिटी एक्ट यह अधिनियम अमेरिका के सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का आधार बना। इसके माध्यम से सरकार ने पहली बार व्यापक स्तर पर जिम्मेदारी लेते हुए वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की शुरुआत की। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव रहा है वेबरिज रिपोर्ट, जो कि 1942 में आया था, जो ब्रिटेन में प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट ने वहाँ की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत आधार प्रदान किया। हालांकि यदि हम तुलना करें तो 1935 के बाद अमेरिका में अपनाई गई समाज कल्याण प्रणाली अधिक व्यापक, संगठित और वैज्ञानिक थी, जिसके कारण अमेरिका इस क्षेत्र में इंग्लैंड से भी आगे निकल गया। इस प्रकार अगर हम देखेंगे कि जो अमेरिका में समाज कार्य का विकास हुआ वह दान पद्धति से आधारित था, लेकिन धीरे धीरे यह व्यवस्थित होकर के वैज्ञानिक और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तक पहुंच गया। अमेरिका में समाज कार्य के विकास के 4 प्रमुख चरण रहे हैं। पहला चरण है उसमें से प्रारंभिक स्थानीय चैरिटी। इस चरण में समाज कार्य पूरी तरह से स्थानीय स्तर पर आधारित था। समुदाय लोगों की ज़रूरतों की सहायता करते थे, लेकिन यह सहायता जो थी वह सीमित हुआ करती थी। इस पर एलिजाबेथ पुअर लॉ का स्पष्ट प्रभाव देखने को हमें मिलता है। निर्धनों को अक्सर संदेह या नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता था और सहायता केवल उन्हीं को दी जाती थी जो अत्यधिक ज़रूरतमंद हुआ करते थे। दूसरा चरण है निजी चैरिटी या फिर भिक्षागृह। इस दौर में सामाजिक संस्थाओं और निजी संगठनों की भूमिकाएं बढ़ने लगी। लोगों ने संगठित तरीके से सहायता देना शुरू किया। इस समय चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, जिसे हम COS के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना हुई, जिसने समाज कार्य को अधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक बनाने की दिशा में काम किया। सामाजिक जांच की शुरुआत यहीं से हुई, जिससे यह समझने की कोशिश की गई कि निर्धनता के वास्तविक कारण क्या रहे हैं। तीसरा है सेटलमेंट हाउस आंदोलन। यह आंदोलन टाइनबी हॉल से प्रेरित था। इसमें समाज सुधारक और विद्यार्थियों गरीब बस्तियों में जाकर रहने लगे और वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करने लगे। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक सेवाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया। यह चरण समाज कार्य में सामुदायिक दृष्टिकोण के विकास का प्रतीक भी रहा है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है सुधार एवं आधुनिक समाज कल्याण। इस चरण में समाज कार्य पूरी तरह से एक संगठित और वैज्ञानिक प्रणाली में बदल गया।
खासकर सोशल सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को कानूनी आधार मिलने लगा। इसके अंतर्गत पेंशन, बेरोजगारी बीमा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की भी शुरुआत की गई। इन 4 चरणों के माध्यम से समाज कार्य ने एक लंबी यात्रा तय की, स्थानीय और सीमित सहायता से लेकर एक व्यापक और वैज्ञानिक समाज कल्याण प्रणाली तक का सफर। उस समय जो मदद देने का तरीका हुआ करता था, वो 2 प्रकार से हुआ करता था। पहला है इंडोर रिलीफ और दूसरा है आउटडोर रिलीफ। सबसे पहले हम आउटडोर रिलीफ तो समझते हैं। आउटडोर रिलीफ का मतलब होता है व्यक्ति को मदद देना, लेकिन व्यक्ति को कहीं जाना नहीं है। वे अपने घर पर ही रहते हैं और उन्हीं से ही उनको सहायता मिलती है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक परिवार है जिसे सरकार के द्वारा राशन दिया जा रहा है, कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिसको पेंशन मिल रही है, या कोई एक बच्चा है जिसे छात्रवृत्ति मिल रही है। तो ये जो सभी चीज़ें हैं वो आउटडोर रिलीफ के ही उदाहरण हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह होती है कि व्यक्ति अपने घर और परिवार के साथ रहते हैं और उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता। अब हम आगे देखते हैं इंडोर रिलीफ को। तो इंडोर रिलीफ, इसमें ज़रूरतमंद व्यक्ति को किसी संस्था या आश्रय गृह में रखकर उनकी मदद की जाती है, जैसे कोई वृद्धाश्रम, अनाथालय या कोई आश्रय गृह। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, मान लीजिए कोई एक बुजुर्ग है, तो उसे वृद्धाश्रम में रखा जाता है जहाँ उसे खाना, रहने की व्यवस्था और देखभाल मिलती है। इसका फ़ायदा यह होता है कि व्यक्ति पूरी तरीके से संस्था की जिम्मेदारी होती है, उसे हर चीज़ संस्था से मिलती है। लेकिन इसमें एक कमी यह है कि व्यक्ति अपनी आज़ादी खो देता है और अपने परिवार से दूर हो जाता है। अगर हम इन दोनों में अंतर को समझें, तो आउटडोर रिलीफ घर बैठे मदद मिलना है, इंडोर रिलीफ का मतलब है संस्था में रह करके मदद मिलना। आउटडोर रिलीफ में आज़ादी ज़्यादा होती है, ठीक उसी प्रकार से इंडोर रिलीफ में देखभाल ज़्यादा होती है। आगे हम पढ़ते हैं कि निजी चैरिटी यानी कि प्राइवेट चैरिटी का विकास किस प्रकार से हुआ है। यदि हम निजी चैरिटी को देखें तो यह ऐसे संगठन या लोगों का समूह होता है जो कि अपनी इच्छा से ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं बिना किसी सरकारी दबाव के। अगर हम 19वीं शताब्दी के समय की बात करें तो इस समय धार्मिक संस्थाओं और चैरिटी संगठनों में सामाजिक सहायता के क्षेत्र में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। उस दौर में समाज में गरीबी, बीमारी और बेरोजगारी जैसे समस्याएं काफ़ी अधिक देखने को हमें मिलती थी। सरकार की जो मदद हुआ करती थी वह भी सीमित थी, इसलिए लोगों ने खुद आगे चलकर ज़रूरतमंद की सहायता करना शुरू किया। जिसमें पहला बिंदु पर हम देखें तो वह है धार्मिक संस्थाओं द्वारा सहायता। धार्मिक संस्थाओं जैसे कि मंदिर, चर्च, मस्जिद, इन सभी ने गरीबों को और ज़रूरतमंद की मदद की। उन्हें भोजन, कपड़े और अन्य सहायता प्रदान की गई, जिनका मुख्य उद्देश्य था सेवा और मानवता। ठीक उसी प्रकार से दूसरा बिंदु रहा है राष्ट्रीयता आधारित सहायता। उस समय विभिन्न प्रकार की जातियां, धर्म, राष्ट्रीय समूहों ने भी अपने समुदाय के लोगों की सहायता के लिए संगठन बनाया। जैसे किसी विशेष समुदाय के लोग मिलकर अपने ही लोगों की मदद किया करते थे, जैसे शिक्षा, रोजगार या आर्थिक सहायता देना। इससे समुदाय के अंतर एकता और सहयोग की भावना विकसित हुई। तीसरा बिंदु है संस्थाएं। 1817 में न्यूयॉर्क सोसाइटी ऑफ द पॉपुलिज्म की स्थापना की गई। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था गरीबों के कारणों को समझना और उन्हें रोकना। दूसरा संस्था था एसोसिएशन फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द पुअर, जो कि 1843 में आई थी। इस संस्था ने गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए काम किया। उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों पर भी ध्यान दिया गया। इन सभी प्रयासों का एक बड़ा प्रभाव यह हुआ कि समाज में सामुदायिक एकता की भावना बढ़ी और लोगों ने एक दूसरे की मदद करना सीखा।
निजी चैरिटी ने समाज में सामाजिक सुधार और सहयोग की भावना को और अधिक मजबूत किया। इसने ही आगे चलकर आधुनिक वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य की नींव भी रखी। नेक्स्ट है हमारा COS, जिसे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी भी कहा जाता है। समाज कार्य के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। COS की स्थापना 1877 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक सहायता के क्षेत्र में वैज्ञानिक और संगठित तरीका लाना। उस समय कई चैरिटी संस्थाएं काम कर रही थी, लेकिन उनके काम में समन्वय नहीं था। कई बार एक ही व्यक्ति को बार बार सहायताएं मिल जाया करती थी और कुछ जरूरतमंद लोग पूरी तरीके से वंचित हो जाया करते थे। इसी समस्या को ठीक करने के लिए COS की स्थापना की गई थी। COS का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था विभिन्न जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच समन्वय स्थापित करना, यानी कौन संस्था किस व्यक्ति की मदद कर रही है इसका रिकॉर्ड रखना। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि सहायता सही व्यक्ति तक पहुंचे और संसाधनों का सही प्रकार से उपयोग हो सके। अगर हम सरल शब्दों में समझें तो COS ने एक ही जगह से योजना बना करके सहायता देने की शुरुआत की, जिससे कि दोहराव को रोका जा सके। पहले होता यह था कि एक ही जरूरतमंद व्यक्ति को कई संस्थाओं से बार बार सहायता मिल जाया करती थी। COS ने इस समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने हर केस का एक रिकॉर्ड रखा और यह सुनिश्चित किया कि किसी को भी अनावश्यक रूप से बार बार सहायता ना मिले। इससे सहायता का सही विवरण संभव हो सका। तीसरा बिंदु था सामाजिक जांच करना। यह COS का सबसे महत्वपूर्ण और आधुनिक विचार था। COS ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को सहायता देने से पहले उसकी स्थिति की पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए, जैसे उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, समस्या का असली कारण क्या है, उसे किस प्रकार की सहायता की ज़रूरत है और इसके बाद की सहायता किस प्रकार से दी जा सकती है। यही विचार आगे चलकर प्रोफेशनल सोशल वर्क यानी कि व्यावसायिक समाज कार्य का आधार भी बना। अगर हम पूरे COS का निष्कर्ष निकालें तो हम यह कह सकते हैं कि COS ने समाज कार्य को एक वैज्ञानिक, संगठित और प्रभावी प्रक्रिया बना दिया। इसने न केवल दान देने की परंपरा को बदला, बल्कि समस्याओं को समझकर समाधान देने की सोच भी विकसित की। नेक्स्ट हम देखते हैं सेटलमेंट हाउस मूवमेंट। तो सबसे पहले हम सेटलमेंट हाउस मूवमेंट को समझते हैं। यह आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच जाकर के उनके जीवन स्तर में सुधार करना। इस आंदोलन की खास बात यह थी कि यह आंदोलन केवल मदद तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे खुद गरीब बस्तियों में जाते थे, लोगों के बीच रहते थे और उनकी समस्याओं को करीब से समझने की कोशिश करते थे। टार्नेबी हॉल पहला विश्व का एक सेटलमेंट हाउस माना जाता है, जिसकी स्थापना 1884 को लंदन में की गई थी। यह शिक्षित और संपन्न लोग गरीब समुदायों के बीच रहकर उन्हें शिक्षा, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते थे। इनके कुछ उद्देश्य और गतिविधियां भी रही है। पहला है शहरी परिस्थितियों में सुधार करना। सेटलमेंट हाउस का मुख्य उद्देश्य रहा है गरीब शहरी इलाकों में जीवन स्थिति को सुधारना, जैसे कि साफ सफाई, रहने की व्यवस्था, सामाजिक सुविधाओं को बेहतर बनाना। दूसरा बिंदु रहा है शिक्षा को बढ़ावा देना। यह आंदोलन बहुत तेज गति से बढ़ने लगा। बच्चे और बड़ों के लिए कक्षाएं, लाइब्रेरी और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने लगे थे, ताकि लोग अधिक से अधिक शिक्षित बने और अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सके। तीसरा है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। सेटलमेंट हाउस में स्वास्थ्य सेवाएं भी दी जाने लगी, जैसे स्वास्थ्य की जांच करना, स्वच्छता के बारे में उन्हें जागरूक करना, उन्हें हॉस्पिटल से संपर्क कराना। इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आने लगे। चौथा है सामाजिक सुधार।
यह आंदोलन सिर्फ व्यक्तिगत मदद तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे समाज में सुधार लाने का प्रयास भी किया गया। जैसे बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज़ उठाना, महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित करना और श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाना। सेटलमेंट हाउस आंदोलन ने समाज कार्य को एक नया दृष्टिकोण दिया। इसने सिखाया कि अगर हमें समाज में बदलाव लाना है तो लोगों के बीच जाकर काम करना होगा। यह आंदोलन आज के आधुनिक कम्युनिटी डेवलपमेंट की नींव भी बना। आगे हम पढ़ते हैं भिक्षागृह यानी कि आम हाउस के बारे में। आम हाउस की समस्याएं और किए गए सुधार प्रारंभिक समय में भिक्षागृह के स्थान पे रहे हैं, जहां गरीब, वृद्ध, असहाय या फिर गरीब लोगों को आश्रय दिया जाता था। लेकिन धीरे-धीरे इन संस्थाओं में कई समस्याएं उत्पन्न होने लगी। पहला, जैसे आप देख सकते हैं, समस्याओं का मिश्रण। भिक्षागृह में सबसे बड़ी समस्याएं थी विभिन्न प्रकार के लोगों को एक ही जगह पे रखना, जैसे बच्चे, वृद्ध, बीमार और कोई मानसिक रोगी है, उन सभी को एक साथ रखना। इससे होता यह था कि ना तो किसी को उचित देखभाल मिल पाती थी और ना ही उनकी सही तरीके से ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाता था। दूसरा है स्थिति का खराब होना। इन समस्याओं के कारण भिक्षावृत्ति की स्थिति बहुत अधिक खराब होने लगी। यहाँ पर संक्रमण फैलने लगे, हिंसा और अनुशासन की कमी देखने को मिली और लोगों के नैतिक स्तर पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। इस प्रकार से यह स्थान सहायता देने के बजाय कई बार समस्याओं का कारण भी बन गया। तीसरा है सुधार का विशेषीकरण। इन समस्याओं को देखते हुए सुधार की आवश्यकताएं महसूस की गई। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम था विशेषीकरण, यानी कि अलग-अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग-अलग संस्थाओं की स्थापना करना। जैसे कि मान लीजिए बच्चों के लिए अनाथालय बनाना, बीमारों के लिए अस्पताल बनाना, मानसिक रोगी हैं उनके लिए एक अलग संस्था का निर्माण करना। इन सुधारों से सामाजिक सहायता बहुत अधिक प्रभावित और मानवीय बन गई। अब हर व्यक्ति को अपनी ज़रूरत के अनुसार सहायता मिलने लगी और उनकी समस्याओं का सही प्रकार से समाधान भी होने लगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समस्याओं में सिर्फ सहायता देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सही तरीके से और सही समय पर व्यक्ति को सहायता देना भी ज़रूरी है। यही सोच आगे चलकर आधुनिक समाज कार्य और कल्याण सेवाओं का आधार भी बनी। 1930 के दशक में अमेरिका महामंदी से गुजर रहा था। बेरोजगारी की जो समस्या थी वह बहुत अधिक बढ़ गई थी। लोग आर्थिक रूप से सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस समय 1935 में सोशल सिक्योरिटी एक्ट एक पारित किया गया, जिसने अमेरिकी समाज कार्य में मूलभूत और क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। उसी प्रकार से अगर हम देखें सोशल सिक्योरिटी एक्ट के महत्व, तो यह कानून अमेरिका को ब्रिटिश परंपराओं से बहुत अधिक आगे लेकर के गया। पहली बार वैज्ञानिक और व्यवस्थित समाज सुधार समाजी सुरक्षा प्रणाली स्थापित की गई। यह आधुनिक समाज कल्याण की नींव भी माना जाता है। समाजी सुरक्षा योजनाएं। सरकारी स्तर पर व्यवस्थित प्रणाली का निर्माण किया गया। इस समय सरकार लोगों को आर्थिक सुरक्षा देने लगी। इससे समाज में स्थायित्व और भरोसा आने लगा। बेरोजगारी बीमा। बेरोजगार व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गई। उन्हें नौकरी मिलने तक जीवन यापन के लिए सहायता दी गई। वृद्धावस्था पेंशन। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को नियमित रूप से आय दी गई। अगर हम इसके प्रभाव और महत्व को देखें तो गरीब और कमजोर वर्ग को सहायता और सम्मान मिला। समाज में सामाजिक कल्याण का वैज्ञानिक दृष्टिकोण आया। यह अधिनियम अमेरिका में सामाजिक नीति और समाज कल्याण का नींव भी माना जाता है। अगर हम निष्कर्ष की चर्चा करें तो 1935 में सोशल सिक्योरिटी एक्ट से अमेरिकी समाज कार्य में क्रांतिकारी बदलाव आया। बेरोजगारी बीमा और वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाओं ने आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि
अमेरिका के शुरुआती समय में समाज कार्य का विकास किस प्रकार से हुआ। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि 1935 के बाद समाज कार्य किस प्रकार से अमेरिका में बदलाव लेकर के आया। आज की इस वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू।